बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल इंजरी सेल अडाप्टेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल इंजरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 वीडियो है सेल इंजरी और सेल अडाप्टेशन वाले चैप्टर की। हम तरतीब वाइज नोट्स को कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम पैथोलॉजी के और रिवर्सिबल सेल इंजरी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो पहले हम पैथोलॉजी को पढ़ लेते हैं। पैथोलॉजी एक वो साइंस होती है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल या फंक्शनल यानी एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन देखते हो। ये अल्टरेशन सेलुलर लेवल पे भी होती है, टिश्यू लेवल पे भी होती है, ऑर्गन लेवल के भी होती है। और ये वो अल्टरेशन होती है जो किसी भी डिजीज को अंडरलाई करती है, किसी भी डिजीज को रीजन प्रोवाइड करती है। पैथोलॉजी एक ब्रिज होता है बेसिक साइंसेस का और क्लिनिकल मेडिसिन का। बेसिक साइंस के अंदर जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ते हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनको जोड़ने का काम ये करती है पैथोलॉजी। तो आपका पैथोलॉजी का अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जब आप पैथोलॉजी का नॉलेज होगा तब आप आसानी से डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं और बेसिक साइंस को क्लिनिकल मेडिसिन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। पैथोलॉजी के 4 कोर प्रिंसिपल होते हैं और 2 टाइप होती है। पहले पैथोलॉजी के 2 टाइप को देख लेते हैं। पैथोलॉजी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ कंटेंट हम इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। पहला जनरल पैथोलॉजी, दूसरा स्पेशल या सिस्टमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी के अंदर आप सेल और टिश्यू के कॉमन रिएक्शन को पढ़ते हो। वो कॉमन रिएक्शन जो किसी इंजीरियस स्टिमुलस के अगेंस्ट बन जाते हैं या उनके रिस्पॉन्स में बनते हैं, तो इन रिएक्शन को पढ़ना तो जनरल पैथोलॉजी होती है जो आप 3rd ईयर में पढ़ते हो। और 4th ईयर के अंदर आपने स्पेशल या सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़नी है, जिसमें आपने सिस्टम वाइज पढ़ना है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की स्पेसिफिक पैथोलॉजी को पढ़ना होता है, उनके मैकेनिज्म को पढ़ना है, उनकी डिजीजेस को पढ़ना है। जनरल पैथोलॉजी के जो रिएक्शंस होते हैं वो टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि सबके लिए जनरल होते हैं। ओके, स्पेशल या सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर आप कुछ ऐसे रिएक्शंस को पढ़ोगे जो टिश्यू और ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट के अंदर एरिथमिया देखने को मिलता है और किसी ऑर्गन के अंदर एरिथमिया नहीं होता। ठीक है, जनरल पैथोलॉजी के अंदर आप सेल और टिश्यू के लेवल की बातें करते हो। स्पेशल या सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर आप ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल की बातें करते हो। जनरल पैथोलॉजी के एग्जांपल है इन्फ्लेमेशन, जबकि स्पेशल पैथोलॉजी या सिस्टमिक पैथोलॉजी के एग्जांपल है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना पेक्टोरिस। पैथोलॉजी के चाहे वो जनरल पैथोलॉजी हो चाहे वो स्पेशल पैथोलॉजी हो, उसके 4 इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला कि उस डिजीज के इटियोलॉजी क्या है, इनिशिएटिंग कॉज क्या है, पैथोजेनेसिस के किस तरह से डिजीज डेवलप करता है, डिजीज कैसे ओरिजिनेट किया, किस तरह से डिजीज डेवलप होता है, उस डिजीज की वजह से क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती है, कुछ ग्रॉस होती है, कुछ माइक्रोस्कोपिक होती है, कुछ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है, जिनको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। फिर इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाती है जो आपको पेशेंट के लेवल पे देखने को मिलती है। साइन और सिम्टम की बातें कर रहे हैं। पहला इटियोलॉजी जो किसी भी डिजीज का इनिशिएटिंग कॉज होता है। वैसे इटियोलॉजी बहुत सारी होती है, कॉजेटिव एजेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इनको ग्रोसली 3 में डिवाइड कर देते हैं, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और मल्टीफैक्टोरियल। जेनेटिक को 2 में डिवाइड कर देते हैं, म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। म्यूटेशन को मज़ीद 2 में डिवाइड कर देते हैं। कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होती है, कुछ एक्वायर्ड म्यूटेशन होती है। लाइक अगर एक्सरे की वजह से, यूवी लाइट की वजह से म्यूटेशन क्रिएट हो सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है डिजीज एसोसिएटेड जीन वेरिएंट्स। ठीक है, अभी सिर्फ इनके नाम्स और इनकी हेडिंग्स को कवर कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन फंजाई का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, पैरासाइट्स का भी हो सकता है, वायरसेस का भी हो सकता है। ओके, न्यूट्रिशनल कॉजेज भी हो सकती है, लाइक न्यूट्रिशनल एक्सेस भी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस भी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी। मल्टीफैक्टोरियल के अंदर इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं ऑन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल। मल्टीफैक्टोरियल के अंदर एग्जाम्पल आपने जो याद रखनी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस और कैंसर है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ये वो प्रिंसिपल है जो हमें ये समझाएगा कि हाउ डिजीज डेवलप, कि डिजीज कैसे डेवलप किया। पैथोजेनेसिस के अंदर आप मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट को और इनकी प्रोग्रेशन को पढ़ते हो, कि इसकी प्रोग्रेशन को, डिजीज की प्रोग्रेशन को पढ़ते हो। एग्जांपल दी हुई सिस्टिक फिब्रोसिस की, जिसमें CFTR प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि सिस्टिक फिब्रोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव? अगर आता है तो फिर जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। ओके, तो जो पैथोजेनेसिस एक वो कोर प्रिंसिपल है जो इटियोलॉजी को मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से जोड़ता है। यानी ये बताएगा कि किस तरह से कॉज एक मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमिकल चेंजेस करवाता है, या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करवाता है, या फंक्शनल अल्टरेशन करवाता है। इनको जोड़ने वाला काम पैथोजेनेसिस करवाती है। पैथोजेनेसिस को या मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को यूज़ करते हैं, लाइक ओमिक्स वाली टेक्निक्स है, जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, मेटाबोलोमिक्स है।
ओके, तो इनको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम पैथोजेनेसिस को अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा कुछ बायोमार्कर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये बायोमार्कर डिजीज़ के प्रोग्रेशन को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ड्रग के या दूसरे प्रोग्नोस्टिक वैल्यूज़ को भी देखते होते हैं। ओके, तो वैसे ये गोल प्रीसियर मेडिसिन का है। ये बुक ये बात कहती है रॉबिन, बस, और आगे कुछ नहीं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज के एक कॉजेटिव एजेंट था, उसने डिजीज का एक मैकेनिज्म करवाया जिसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस की वजह से उस टिश्यू या सेल के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन क्रिएट होती है। उस स्ट्रक्चरल अल्टरेशन को देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज है, डायग्नोसिस कर सकते हैं या प्रोग्नोसिस कर सकते हैं। लास्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। स्ट्रक्चर भी खराब हो गया, अब बारी है फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटीज की, फंक्शनल अल्टरेशन की। तो फंक्शनल अल्टरेशन की वजह से पेशेंट के ऊपर आपको साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे और डिजीज का प्रोग्रेशन पता चलेगा। ओके, और प्रोग्रेशन के अंदर भी दो चीजें लिखी हुई है कि उसका कोर्स क्या है और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, जिसको बोलते हैं आउटकम। तो क्लिनिकल कोरिलेशन को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं जिसका नाम है क्लिनिको-पैथोलॉजी कोरिलेशन। क्लिनिको-पैथोलॉजी कोरिलेशन का मतलब है कि किस तरह से पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस क्लिनिकल लेवल के ऊपर साइन और सिम्टम क्रिएट कर रही है। तो ये 4 प्रिंसिपल थे पैथोलॉजी के। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ, वो है रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो ये है रिवर्सिबल सेल इंजरी वाला टॉपिक। ओके, इससे पहले कॉजेज ऑफ सेल इंजरी है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन तरतीब को फॉलो करने के लिए मैं नेक्स्ट कल बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो दोबारा से। तो आपको पता है कि जो सेल की इंजरी होती है 2 टाइप की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इनिशियली जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी क्यों कहा हुआ है? क्योंकि इस केस में सेल अपने आप को रिवर्स कर सकता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एनाटमी और फिजियोलॉजी। अब ये वो सेल इंजरी की स्टेज होती है जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अल्टरेशन या तो अर्ली स्टेजेस में होती है या माइल्ड होती है, या फिर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर हम उस पॉजिटिव स्टिमुलस को या डिरेंज स्टिमुलस को निकाल देते हैं। ठीक हो गया। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी के 2 कंसिस्टेंट फीचर्स क्या होते हैं जो आपको हर ऑर्गन की रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर देखने को मिलते हैं? तो पहला है जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेली। सेल और ऑर्गेनेली की स्वेलिंग होती है। वजह क्या होती है? जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है या रेडिएशन और टॉक्सिन होता है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं चलती, या रेडिएशन और टॉक्सिन्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देते हैं। इन दोनों के केस में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के सिंथेसिस को कंटिन्यू नहीं कर पाता, यानी एटीपी की सिंथेसिस कम हो जाती है, एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एटीपी को यूज़ करता है। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो फिर सोडियम जो उसने बाहर फेंकना था वो अंदर आने की कोशिश करेगा। जब सोडियम अंदर आएगा तब वो पानी को भी अपने साथ खींच लाएगा। ओके, तो इसकी वजह से सेल की और ऑर्गेनेली की स्वेलिंग होती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लैब्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, राइबोसोम आर से डिटैच हो जाते हैं, न्यूक्लियर क्रोमैटिन की क्लम्पिंग देखने को मिलती है। दूसरा है फैटी चेंज। फैटी चेंज उन ऑर्गन में देखने को मिलती है जो लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, लाइक लीवर। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? लाइक कोई टॉक्सिक इंजरी है, अल्कोहल ज़्यादा ले लिया, क्लोरोफॉर्म इंटॉक्सिकेशन है, तो इसकी वजह से जो लिपिड्स के मेटाबॉलिक पाथवे डिसरप्ट हो जाती है, और जो हेपेटोसाइड है उनके अंदर टैग फील्ड वैक्यूल्स की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं फैटी चेंज। बाकी हमने इसको स्पेशल या सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर कवर करना है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये 2 कंसिस्टेंट फीचर आपको बता दिए रिवर्सिबल सेल इंजरी के। अब हम मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला सेलुलर स्वेलिंग, दूसरा इओसिनोफिलिया और तीसरा अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर्स। पहला है सेलुलर स्वेलिंग। चाहे किसी भी ऑर्गन के सेलुलर रिवर्सिबल सेल इंजरी है तो इस केस में सेलुलर स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब सेलुलर स्वेलिंग ग्रोस लेवल पे भी देखने को मिलती है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखने को मिलती है। ग्रोस लेवल पे कैसे होगी? जब सेलुलर स्वेलिंग बहुत सारे सेल को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है, तो इस केस में आपको ग्रोस लेवल के ऊपर यानी नेकेड आई से भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी चल रही है। तो इसमें होता क्या है? जब सेल की स्वेलिंग होती है तो कैपिलरी की कंप्रेशन होती है। जब कैपिलरी की कंप्रेशन होती है तो ब्लड फ्लो कम से कम हो जाता है स्किन की तरफ, तो आपको पैलेट देखने को मिल सकता है, टर्गर वगैरह बढ़ सकता है, उस ऑर्गन का वेट बढ़ जाएगा, तो ये आपको ग्रोसली देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पार्ट्स डिस्टेंडेड हो जाएंगे और पिंच ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स, जिनको आप ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, उसकी एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। और साइटोप्लाज्म को जब इस कंडीशन के अंदर आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजनरेशन। हाइड्रोपिक इसलिए कहा गया कि जब पानी एक्युमुलेट होता है तो वो पिंच ऑफ कराना शुरू कर देगा, उसके सेगमेंट्स को रिमूव करना शुरू कर देगा, तो उसको हाइड्रोपिक चेंज या वैक्यूलर डीजनरेशन भी बोलते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर आरएनए की और डीएनए की क्लम्पिंग होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लिक एसिड की क्लम्पिंग होना शुरू हो जाती है, क्रोमैटिन की क्लम्पिंग होती है। तो इस केस में आरएनए लॉस हो जाएगा। और आरएनए डीएनए आपको पता है कि क्या होते हैं?
एसिड है, जब एसिड लॉस हो जाएगा तो बेस सब्सटेंस की एक्युमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में इओसिनोफिलिया देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं रेड अपीयरेंस। जितना ज़्यादा इओसिनोफिलिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा नेक्रोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके बाद है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर्स जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? प्लाज्मा, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरेशन, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल चेंज, तीसरा माइलिन फिगर्स, चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायलेशन और पांचवा न्यूक्लियर अल्टरेशन होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको ब्लैमिंग, ब्लंटिंग और लॉस ऑफ माइक्रोविलाई देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस में माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होती है, स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज अपीयर होना शुरू हो जाती है। माइलिन फिगर्स क्या होते हैं? असल में जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है रिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से, लेकिन फुली अभी तक वो इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है, तो इसकी वजह से प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। वो फॉस्फोलिपिड एक्युमुलेट होने के बाद माइलिन शीट को रिजेंबल करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइलिन फिगर्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेशन देखने को मिलती है, इस डायलेशन की वजह से राइबोसोम की डिटैचमेंट हो जाती है और पॉलीसोम की डिसोसिएशन हो जाती है। लास्ट है न्यूक्लियर अल्टरेशन। न्यूक्लियर अल्टरेशन के अंदर क्रोमेटिन की क्लम्पिंग होती है, ग्रैनुलर और फिब्रिलर एलिमेंट की डिसएग्रीगेशन होती है। तो ये न्यूक्लियर अल्टरेशन था। तो हमने दो फ्लो चार्ट को कवर कर लिया है, पहले के अंदर हमने पैथोलॉजी को पढ़ लिया और दूसरे के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।